दोस्तों, जनमंच हरियाणा की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई एक नाम जो कागजों में उपलब्धियों से भरा हुआ दिखाई देता है, मगर जब उन्हीं कागजों को आरटीआई के जवाब के साथ मिलाकर देखा जाता है तो तस्वीर बदलने लगती है। साहित्यिक समानताओं के आरोप, प्रमोशन के समय दिखाए गए कार्य और आरटीआई में सामने आए जवाब जब एक साथ रखे जाते हैं तो कई दावे सवालों के घेरे में आ खड़े होते हैं और कुछ जवाब अपने ही दावों से मेल नहीं खाते दिखाई देते। आज का ये वीडियो इन्हीं दस्तावेजों, इन्हीं विरोधाभासों और उन्हीं सवालों की परतें खोलने की कोशिश है। अब हम इस वीडियो में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई के कुछ और कार्यकलापों की चर्चा करते हैं, और ये चर्चा सिर्फ शब्दों की नहीं है बल्कि उन दावों और उन दस्तावेजों के बीच की दूरी को समझाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ कागज कुछ और कहते हैं और आरटीआई में दिए गए जवाब कुछ और कहते हैं, और इसी फर्क में पूरा सच छिपा हुआ है। कैसे प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई की एनुअल रिपोर्ट्स में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में प्रमोशन पद के प्रमोशन के लिए भरे गए आवेदन पत्र में, धार्मिक अध्ययन संस्थान के प्रोस्पेक्टस में और वेबसाइट पर अपने कार्यों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे एक लंबी उपलब्धियों की सूची हो, जैसे एक संस्थान नहीं बल्कि पूरा एक अकादमिक साम्राज्य खड़ा कर दिया हो। उनके दस्तावेजों के अनुसार फाउंडर ऑफ गुरु जंबेश्वर म्यूजियम, फाउंडर ऑफ पांडुलिपि संस्थान, धार्मिक अध्ययन संस्थान के प्रोस्पेक्टस में पुस्तकों के क्रय विक्रय का उल्लेख, धर्म और पर्यावरण विश्वकोश 1996 से 2020 परियोजना के तहत 9 पुस्तकों का प्रकाशन, तुलनात्मक धर्म दर्शन का विश्वकोश 2012 से 2020। कागजों में ये सूची लंबी है, प्रभावशाली है और पहली नज़र में भरोसा दिलाती है कि संस्थान में बहुत कुछ हो रहा है। मगर जब इन्हीं दावों को आरटीआई में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई द्वारा दिए गए जवाबों के साथ रखकर देखा जाता है तो तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगती है, जैसे शब्द पीछे हट रहे हैं और सच सामने आ रहा है। क्योंकि आरटीआई में जो जवाब सामने आते हैं वे इन दावों के ठीक उल्ट खड़े दिखाई देते हैं। आरटीआई का जवाब कहता है, न तो संस्थान में ऐसा कोई म्यूजियम अस्तित्व में है, ना ही संस्थान में कोई क्रय विक्रय रजिस्टर मौजूद है, न ही धार्मिक अध्ययन संस्थान में पांडुलिपि संस्थान की स्थापना की गई है, और न ही धर्म और पर्यावरण विश्वकोश 1996 से 2020 परियोजना किसी संस्था या एजेंसी द्वारा आवंटित है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के तहत किसी भी पुस्तक के प्रकाशन का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आता, और धार्मिक विश्वकोश जिसका दावा किया गया उसका प्रकाशन अब तक हुआ ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि कागजों में क्या लिखा गया, सवाल ये है कि जो लिखा गया क्या वो सच था, क्योंकि जब दावे और जवाब एक ही व्यक्ति के एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो ये सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, ये एक पैटर्न बन जाता है, और यहीं से ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं रहती, ये भरोसे की कहानी बन जाती है, जहां कागज कुछ कहते हैं और जवाब कुछ और कहता है। इसी तरह वर्ष 2011 की एनुअल रिपोर्ट में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई द्वारा जिन शोध पत्रों और पुस्तकों का कार्य प्रगति पर दिखाया गया, उनकी सच्चाई जानने के लिए वर्ष 2021 में दावे के 10 साल बाद 2 अलग अलग आरटीआई लगाई जाती है। कागजों में दर्ज था कि शोध चल रहा है, विषय तय है, काम जारी है। शोध पत्र जिन पर कार्य बताया गया, उन शोध पत्रों को हम देखते हैं तो कार्य बताया गया कि सुमेरियन धर्म दर्शन का स्वरूप, विश्व की प्राचीन सभ्यता में धर्म का स्वरूप, भूमि मेरी माता मैं पृथ्वी पुत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म दर्शन, अरविंद दर्शन की अवधारणा पुस्तकों की सूची भी कम प्रभावशाली नहीं थी। गुरु जंबेश्वर के सिद्धांत एवं भारतीय दर्शन, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी की अवधारणा, परमानंद का पोथा संकलन एवं संपादन, ये सब पढ़कर लगता है कि संस्थान में गंभीर शोध चल रहा होगा, काम हो रहा होगा। मगर जब इन्हीं शोध पत्रों की प्रतियां आरटीआई में मांगी जाती है तो जवाब आता है कि ये सभी शोध पत्र पुराने हैं और विभाग में इनकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।
अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या ये शोध पत्र वास्तव में कभी प्रकाशित हुए भी थे या सिर्फ कागजों में ही मौजूद रहे? अगर प्रकाशित हुए थे तो उनकी प्रतियां संस्थान में क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी अकादमिक संस्थान की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी होती है अपने शोध कार्यों को रिकॉर्ड के तौर पे सुरक्षित रखना। अगर वही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो फिर सवाल सीधा है, क्या ये काम हुआ भी था या सिर्फ कागजों में दिखाया गया था? और यही सेम जवाब पुस्तकों के मामले में भी सामने आता है। आरटीआई में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई का जवाब आता है कि उपरोक्त तीनों पुस्तकों का प्रकाशन धार्मिक अध्ययन संस्थान में हुआ ही नहीं। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, क्या ये गंभीर और आकर्षक शीर्षक केवल दिखाने के लिए थे? क्या ये सब केवल कागजों में उपलब्धियों का निर्माण था? आरटीआई से सामने आए ये तथ्य सिर्फ जानकारी नहीं थे, ये संस्थान के अस्तित्व तक को झकझोर देते हैं। आखिर धार्मिक अध्ययन संस्थान में काम क्या हो रहा था और बताया क्या जा रहा था? क्या ये संस्थान सिर्फ वर्षों से वेतन वितरण का माध्यम बनकर रह गया है? बिश्नोई रत्न पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के सपनों का क्या हुआ और विश्वविद्यालय प्रकाशन ने इन विसंगतियों को नजरअंदाज क्यों किया? और इसी के साथ एक और सवाल सामने आता है जो इस पूरी कहानी को और गंभीर बना देता है। कैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई बिना किसी विषय के प्रोफेसर बने रहे और सुविधा अनुसार कक्षाएं लेने वाले शायद इकलौते प्रोफेसर बनकर उभरे? अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की 64वीं कार्यकारी परिषद की बैठक की, जो 29 मार्च 2013 को संपन्न हुई थी। और इस बैठक का एजेंडा नंबर 10 इस पूरी कहानी में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आता है, क्योंकि इसी एजेंडे में प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई के प्रमोशन के समय एक असामान्य शर्त दर्ज की जाती है कि वे प्रतिदिन मोरल शिक्षा या पर्यावरण पर कम से कम एक कक्षा लेंगे। अब जरा इसे समझिए, यूजीसी के नियम क्या कहते हैं? किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को सप्ताह में कम से कम 16 कक्षाएं लेनी होती है। उन सभी कक्षाओं का रिकॉर्ड रखना होता है और वही रिकॉर्ड सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा किया जाता है। मगर यहाँ एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ 16 कक्षाओं की जगह प्रतिदिन एक कक्षा की शर्त सामने आती है। अब सवाल उठता है, क्या ये एक सामान्य प्रमोशन था या फिर नियमों को किसी विशेष व्यक्ति की सुविधा के अनुसार डाला गया? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है टीचिंग एंड लर्निंग एवेल्युएशन का, जो किसी भी प्रमोशन की सबसे अहम शर्त होती है। अगर चयन समिति ने माना कि उनका टीचिंग लोड पूरा नहीं था तो फिर प्रमोशन कैसे दिया गया? और अगर चयन समिति ने ऐसा नहीं कहा तो कार्यकारी परिषद को यह शर्त लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वे कक्षाएं लें? क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में हर विषय के निर्धारित क्रेडिट होते हैं, हर कोर्स का एक ढांचा होता है। मगर यहाँ एक और तथ्य सामने आता है कि प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई ने विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल से कभी किसी विषय, सिलेबस या मूल्यांकन प्रणाली को मंजूरी ही नहीं दिलवाई। अब यहाँ सवाल और बड़ा हो जाता है, जब कोई स्वीकृत विषय ही नहीं, कोई स्वीकृत सिलेबस ही नहीं, टीचिंग लोड का कोई स्पष्ट आधार नहीं, तो फिर 16 घंटे का टीचिंग लोड किस नियम के तहत पूरा दिखाया गया और वेतन किस आधार पर दिया गया? जब इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई का जवाब सामने आता है कि उन्होंने मानव मूल्य एवं नैतिकता विषय पर विभिन्न विभागों में सुविधा अनुसार व्याख्यान दिए। साथ ही ये भी कहा कि इस विषय का कोई निर्धारित कोर्स कंटेंट नहीं है, इसे अकादमिक काउंसिल से मंजूर नहीं कराया गया है और प्रशासनिक अनुमति की भी आवश्यकता नहीं समझी गई। इतना ही नहीं, क्योंकि कोई कोर्स कंटेंट नहीं था इसलिए परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता भी नहीं थी और न ही छात्रों की अंक तालिका में इस विषय को प्रदर्शित करने की जरूरत समझी गई। अब सवाल फिर वही खड़ा होता है, जब कोई विषय आधिकारिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, कोई सिलेबस नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, तो फिर ये शिक्षण किस आधार पर माना जाए? और क्या ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक बड़े अकादमिक सवाल की ओर इशारा नहीं करती है? और अंत में कहानी सिर्फ प्रोफेसर कृष्णाराम बिश्नोई पर आकर नहीं रुकती।
ये उस सोच पर सवाल बनकर खड़ी होती है जहां निजी फायदे के लिए नैतिकता को पीछे छोड़ दिया जाता है। अगर दस्तावेजों और तथ्यों को साथ रखकर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि क्या ये पूरा क्रम केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित था, जहां संस्थान के उद्देश्य पीछे छूटते गए और व्यक्तिगत उपलब्धियां आगे रखी जाती रही। गुरु जंबेश्वर के विचारों पर काम करने का दावा, मगर सवाल ये है कि क्या वास्तव में उन विचारों को आगे बढ़ाया गया या फिर उनके नाम पर सिर्फ अपने काम को या अपने सपने को आगे बढ़ाया गया। और यह भी उतना ही बड़ा सवाल है कि ये सब केवल एक व्यक्ति तक सीमित कैसे रहा, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी देखने की, पूछने की, जांच करने की, उन्होंने चुप्पी क्यों बनाए रखी? आंखें होने के बाद भी आंखें बंद क्यों रखी? क्या ये केवल लापरवाही थी या फिर इस चुप्पी के पीछे भी कोई कारण था, कोई दबाव या कोई निजी लाभ? क्योंकि जब व्यवस्था सवाल पूछना बंद कर देती है तो फिर जवाब भी गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे सच फाइलों में दबकर रह जाता है। जनमंच हरियाणा एक बार फिर हाजिर होगा। आप हमारे साथ बने हुए थे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।